नमस्ते, मेरा नाम सुयोग है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बात करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के बारे में। अगर आप ढंग से देखोगे तो आजकल एक बड़ी न्यूज बनी हुई है आम आदमी पार्टी के आसपास, क्योंकि उनके जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, इनको ईडी ने हिरासत में ले लिया। उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। अब 14 दिन की कस्टडी जनरली कोर्ट देती नहीं है। 14 दिन की कस्टडी बहुत बड़ी बात होती है। जहां तक मैंने सुना है तो 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन की कस्टडी मिलती है, क्योंकि छोटे गुनहगार जो होते हैं, मतलब भले ही कोई घपला कर दिया है, भले ही 500, भले ही 100-150 करोड़ का भी घपला हो, तब भी आपके पास ईडी जो होती है वो कोई पुलिस की तरह नहीं होती। ईडी के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट होते हैं, तब जाके वो अरेस्ट करती है। तब ईडी ने अरेस्ट किया, इसका मतलब ईडी ने अपने अपने लेवल पे अपने ही किसी बड़े अफसर को सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज दिखा के ये साबित कर दिया है कि यहाँ पे पक्का केस बनता है। उसी के बाद ही आदमी अरेस्ट होता है। अब ईडी ने अरेस्ट किया है, इसका मतलब ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अच्छे खासे है। उसके बाद ईडी ने अरेस्ट करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, बंदे से पूछताछ करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 दिन, 4 दिन। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी और कोर्ट ने दे दी। कोर्ट नहीं देता ऐसी कस्टडी। कोर्ट बहुत सेंसिटिव होता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के साथ। कोर्ट बहुत सेंसिटिव होता है कि भाई आप नागरिक के तौर पे, भारत के नागरिक के तौर पे आपके जो मूलभूत अधिकार है, तो आपको जेल में बिना वजह नहीं डाला जाना चाहिए। तो भले ही आपके खिलाफ केस बनता है और सबूत दिखाई दे रहे, तब भी कोर्ट ये मानता है कि आपको कम से कम इतना तो समय मिले कि भाई आप अपने वकील का जुगाड़ कर लो, आप अपने वकील को कॉन्फिडेंस में ले लो। अगर ये ईडी का मतलब फाइनेंशियल चीजों से जुड़ी हुई कोई केस है, तो अपने एक सीए से बात कर लो। और इन सारी चीजों के लिए आपको सबूत मिटाने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कस्टडी में कितना दिन रहना पड़ेगा? उतने ही दिन जितना इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। तो 14 दिन बहुत कम बार मिलती है कस्टडी, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। 14 दिन की कस्टडी के बाद वापस 14 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दे दी। इसका मतलब कि बेहद भयानक संजीदा है। ये जो केस है, ये कोई छोटा मोटा केस इसका मतलब है नहीं। शायद इसके तार बहुत बड़े और बहुत गहरे हैं। अब मुझे कोई जानकारी तो नहीं मिल रही और सुनने में भी ऐसा कुछ बहुत नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है, क्योंकि 14 दिन की कस्टडी के बाद वापस 14 दिन की कस्टडी, ये होता तभी है जब ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कोई ऐसा कनेक्शन दिखाने के लिए सबूत हो कि जो कनेक्शन किसी अंडरवर्ल्ड से या फिर किसी ऐसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो भारत में या तो बैन की जा चुकी है या बेहद बदनाम है। अगर ऐसा हुआ तो 14 दिन के बाद 14 दिन की कस्टडी पॉसिबल है। अब मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं कि क्या सत्येंद्र जैन सचमुच किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी ऐसे कांड में लिप्त है या नहीं, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास सबूत है। तो मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूं, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा और मुझे अचानक याद आया, और ये बात शायद रिलेवेंट है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और मुझे अचानक याद आया कि जब आपको यार अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, कोई पुराना मामला निकाल के किसी एक बंदे ने आत्महत्या की थी, अन्वय नाइक नाम के एक बंदे ने, और उस सुसाइड नोट में उसने अर्णव गोस्वामी का नाम लिखा था। अब वो मामला 3 साल पहले, 4 साल पहले खत्म हो चुका था कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सबूत है, ना कोई कारण है, और जो पैसे का लेन देन होना था उसमें 85% पैसे जो लीगली बनते हैं वो तो दिए जा चुके हैं, और जो नहीं दिए गए वो इसलिए नहीं दिए गए, काम पूरा नहीं किया था। वो एक इंटीरियर काम करने वाला, आर्किटेक्ट वगैरह के काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने जितना काम करना था रिपब्लिक के बनाने का वगैरह, कंस्ट्रक्शन का, उतने पैसे उसको मिले हैं। कुछ पैसे बचा के रखे, अभी तक नहीं दिए क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ। ये काम खत्म कर ले पैसे मिल जाएंगे। तो
तो कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि हम किसी के ऊपर कोई मामला चलाए, और ऐसा करके हाई कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को बरी कर दिया और बोला कोई मामला ही बनता ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस ने वो मामला उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि अर्णव गोस्वामी रोज दिशा सलियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेके प्राइम टाइम में न्यूज चैनल में चीख चीख के बोलता था कि ये कोई गवर्नमेंट इस तरह से फंक्शन नहीं करनी चाहिए। एक तरह से अर्णव गोस्वामी ने वो टाइम पे शायद चैलेंज दे दिया था सरकार को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज दिया था। इसके बाद आपको याद होगा कि शरद पवार ने खास फोन करके बताया था शिवसेना के बड़े मंत्रियों को या उद्धव ठाकरे को ही कि आप इसको संभालो, अर्णव गोस्वामी को चुप कराओ किसी तरह से। ये अर्णव गोस्वामी ने बोला प्राइम टाइम में भी, और शायद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ये छप कर आया था। तो इन सबका मतलब क्या बनता है? तो अर्णव गोस्वामी ने वो टाइम पे एक बहुत बड़ा मामला निकाला था, और उस मामले में बहुत लोग फंसने वाले थे। उसके बाद अर्णव गोस्वामी को एक मामले में फंसा के जेल में डाल दिया गया। मैं फंसा के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्ट में मानना पड़ा, खुद मुंबई पुलिस ने कोर्ट में माना और कोर्ट ने खुद धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अगर लोगों के पैसे देने हैं और अब तक पूरा भुगतान नहीं हुआ, लेकिन 85% पैसे दिए जा चुके हैं, इस कारण से कोई आत्महत्या करे तो यहाँ पे तो कोई कारोबारी जिंदा ही नहीं रहेगा फिर भारत में। ये कोई आत्महत्या का इंसाइटमेंट का केस नहीं बनता। हाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा लिखा है। तो मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि शायद ये मामला बनाया गया, अर्णव गोस्वामी को अंदर डाला गया। बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। फिर बेल मिलने का जब अर्णव वापिस आ रहा था, तब जितने लोगों का एक तरह से सैलाब वहां पे आया। वो तलोजा जेल है, तलोजा जेल मुंबई के बीच में नहीं है, मुंबई के आउटस्कर्ट से भी थोड़ा बाहर है। तो वहां पे लोग इतनी बड़ी संख्या में रहते नहीं है, जो रहते हैं वो भी मुंबई की ही है। और वहां पे शिवसेना बहुत बड़ा नाम है, मतलब शिवसेना ठाकरे परिवार बहुत बड़ी चीज है मुंबई में। उसके बावजूद हजारों लोग अर्णव गोस्वामी के वेलकम के लिए बाहर आ गए। रात के 10-11 बजे तक वो बाहर थे जब अर्णव बाहर आया, और अर्णव किसी एक बड़े जीते हुए किसी योद्धा की तरह बाहर आया। वो देख के वो सारे नेता, जिन नेताओं के कोई ना कोई भ्रष्टाचार के प्रकरण है, वो डर गए कि अर्णव गोस्वामी कहीं अपना नंबर आगे ना ले ले। अब जब तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो आप जानते हो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है। वो 100-150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं हर एक न्यूज चैनल को, और वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वो क्या करते हैं, तो उस न्यूज चैनल पे अरविंद केजरीवाल आके अपना लाइव भी करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सवाल नहीं पूछे जाते, वो बस बोलता है, एक तरह से अपनी तरफ से बोलता है, कोई सवाल नहीं, और वो लाइव दिखाया जाता है। उसके बाद दिल्ली सरकार के जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन पूरे देश भर के न्यूज चैनल पे चढ़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो बड़ी बड़ी फुल पेज फ्रंट पेज की जो इश्तिहार है, वो तमिलनाडु के पेपर में छाप के आते हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी का क्या संबंध है? दिल्ली सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु में क्यों बता रहे हो? तो एक तरह से उसने सारे अखबारों को अपने पैर के नीचे रख दिया है। एक तरह से सारे न्यूज चैनल को अपनी उंगलियों पे नचाने की कला उसने सीख ली। उसकी वजह से कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही अर्णव गोस्वामी को जमानत मिली और वो जिस तरह से बाहर आया, एक योद्धा की तरह हाथ ऊपर करके कार में भारत माता की जय चिल्लाते हुए, घोषणा देते हुए, और लोग उसके साथ थे, इसके दूसरे दिन आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि हमें रिपब्लिक चैनल को बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना है। क्यों? क्योंकि जब तक करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक इस बात की तसल्ली नहीं कि अर्णव गोस्वामी पीछे नहीं पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी क्यों डरती है कि अर्णव गोस्वामी पीछे पड़ा तो? अगर उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है तो उनको डर क्यों? किस बात का डर है? और सत्येंद्र जैन जब अंदर गए, तब कोर्ट उनको 14 दिन के बाद वापस 14 दिन की रिमांड पे क्यों भेज रही है? कुछ तो किया है, कुछ तो हुआ है। और क्या ये छुपाने के लिए
सारे मीडिया न्यूज चैनल को एडवर्टाइजमेंट की पैकेज के नाम पे करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, जब कोविड की सेकंड वेव आई थी, तब आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। वो आके बोलते थे, और क्या बोलते थे? हमें 500 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन की जरूरत है, दूसरे हमें 650 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, 800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, 900, एक दिन तूने 1000 से ज्यादा बोल दिया। अरे भाई, पूरे महाराष्ट्र की लोक संख्या दिल्ली से 1.5 गुना 2.5 गुना ज्यादा है, और महाराष्ट्र 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांगा कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 300 मेट्रिक टन, और अकेले दिल्ली को 1000 मेट्रिक टन। कर क्या रही ऑक्सीजन का? तो दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार, मोदी की गवर्नमेंट ने यह एफिडेविट दिया कि हम बस जानना चाहते कि ऑक्सीजन का हो क्या रहा है, और हम लोग नहीं चेक करेंगे। हम चाहते हैं कि कोर्ट खुद एक कमेटी बनाए और उस कमेटी को बोले कि वो जांच करे कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है। अरविंद केजरीवाल डर गया। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से डर के बोलने लगे कि कोई कमेटी की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का ऑडिट नहीं होना चाहिए। जब ऑडिट हुआ तब यह सामने आया कि जितनी जरूरत थी उसे 4 गुना ऑक्सीजन की मांग कर रहा था। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार उसकी जितनी जरूरत है उसे 4 गुना ऑक्सीजन मांग रही है। क्यों मांग रही है ज्यादा? ताकि बाकी राज्यों को ऑक्सीजन ना मिले। तो कहीं ना कहीं तो मौतें हो। दिल्ली में अगर मौत हो गई बिना ऑक्सीजन की वजह से किसी की, तो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। लेकिन अगर दिल्ली को ऑक्सीजन देने के लिए यूपी से ऑक्सीजन लाना पड़े और यूपी में कोई हो गया कांड, तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की आएगी। इस तरह से बीजेपी को, मोदी सरकार को, किसी और सरकार को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से कार्ड खेला। इसके सबूत जितने चाहे उतरे आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। आप यूट्यूब पे बस सर्च करके देखिए, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन डिमांड या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ऑक्सीजन ऑडिट, कोविड ऑक्सीजन स्कैम, आपको पता चल जाएगा क्या क्या किया है। लेकिन इसकी कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुई, इसके ऊपर कोई बड़ा घफला नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे न्यूज चैनल को उसने अपनी जेब में करके रखा है कॉन्ट्रैक्ट देके, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट देके। आज हर एक न्यूज चैनल को नया एडवर्टाइजमेंट मिलना मुश्किल है, इजीली नहीं मिलते एडवर्टाइजमेंट। कोविड की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन है, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन सब लोग इतने स्टेबल नहीं हुए कि अब वापस एडवर्टाइजमेंट देने की पोजीशन में हो। तो पहले अगर 1000 एडवर्टाइजमेंट मिलते होंगे तो अभी शायद 800 ही मिलते होंगे। हर कोई अपने आप को वापस सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोग एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कम कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपको करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट मिल जाए, पैकेज मिल जाए 6 महीने के लिए, कुछ करोड़ रुपए या कुछ 100 करोड़ रुपए, भाई कौन मना करेगा? कौन मना करेगा इसके लिए? फिर उसकी कुछ शर्तें होंगी कि आप हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करोगे, आप अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलोगे। आप देख रहे हो न्यूज चैनल पे कोई किसी और कुछ नहीं बोल रहा। आपकी कोई आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता, कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं होती, कोई बड़ा हंगामा नहीं होता। मेरा सवाल यह है, क्या ये राजनीति इस तरह से चलेगी कि आपने एक दो नहीं, आपने सारे के सारे न्यूज चैनल को अपने बस में करके रखा है, और आपने जो घपला किया, ऑक्सीजन, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की चोरी, ये देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी है। इसका जवाब भी नहीं दिया, ये तो नहीं चलेगा ना। इन चीजों की वजह से मुझे लगता है कि सत्येंद्र सिंह के मामले में कुछ ना कुछ तो है, और वो हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोविड के टाइम पे जो जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार थे, और जो खर्चा किया है कोविड के नाम पे दिल्ली सरकार ने, ऑक्सीजन के ऑडिट से लेके ऑक्सीजन लेने देने, दवाइयां लेने देने, रेमडेसिविर, इन सारी चीजों में अगर कोई घपला हुआ है कोविड के बारे में, तो सत्येंद्र सिंह जिम्मेदार है। यह बड़ा मामला है।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में अपडेट मैं पक्का दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये मामला अभी खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी। मुझे लगता है ये बहुत गहराई तक जाने वाला है। शायद पूरी न्यूज शायद बाहर ना आए, लेकिन मैं आपको पक्का बता दूं ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। सालों वेट करने के बाद ईडी ने एक बार हाथ डाला है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की पूरी प्रोपेगेंडा चल रहा था और पूरी ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, उसकी पोल खुल गई पूरी तरह से जब कोविड के टाइम पे एक मोहल्ला क्लिनिक काम का नहीं हुआ, टेस्टिंग भी नहीं हुई, तो इतने पैसे गए कहां? मामला बहुत बड़ा है। और क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि उसी टाइम पे कोविड की वजह से हजारों लोग मरे हैं, शायद लाखों लोग मरे, तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।